नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि पूरे देश की निगाहें देश की संसद पर हैं, जहां पर दोनों सदनों में यह तय होगा कि अगले एक बरस में सरकार की आमद और खर्च क्या होने वाला है, वो कौन सी नीतियां बनने वाली हैं जो हमें और आपको यानी भारत को सीधे प्रभावित करेंगी। और बजट सत्र के दौरान विपक्ष की आक्रामकता, सत्ता पक्ष की तैयारी, किन बिलों पर, किन मुद्दों पर बात हो सकती है, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा पहले सूचित किया, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रभु चावला जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि बजट सत्र शुरू हो रहा है किसान प्रोटेस्ट की छाया में। क्या आपको लगता है कि अगर एग्रीकल्चर बिल्स पे जिस तरह से अपोजिशन के अलग अलग दलों के नेताओं ने डिमांड की थी कि इसको रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाए, अगर सरकार वैसा कुछ करती तो इस बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से बचा जा सकता था? और कई लोग इस सवाल को और बड़ा करके देखते हैं और ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ बीजेपी हैविंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो एक कंसेंसस बिल्ड करना होता है वो राज्यसभा में बिल अटकता है, वहां तक सीमित रहता है, लोकसभा में कुछ और दलों को साथ लेने की कवायद नहीं होती है। यू थिंक देयर इज सम इशू विद बीजेपीज फ्लोर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी? ये फ्लोर मैनेज का सिस्टम ज्यादा नहीं है, इसमें एटीट्यूड का सिस्टम ज्यादा है। प्रॉब्लम एटीट्यूड की है कि आपने लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है, लगभग 2/3 मेजोरिटी है, 340 सदस्य इनको सपोर्ट कर रहे हैं। केवल राज्यसभा में आपने ठीक कहा कि वहां पर इनकी मेजोरिटी नहीं है, पर अब इनको मिला जुला के मेजोरिटी कर लेते हैं हर बार, क्योंकि मोदी जी और उनकी फ्लोर मैनेजमेंट इसलिए अच्छी है कि सब लोग मिलकर के राज्यसभा में भी इनके बिल पास हो जाते हैं, जबकि सारे विरोधी दल अच्छे से अच्छे विरोध करते हैं, फिर भी पास हो जाते हैं। तो आपने जो बात की कि किसान बिल जो 3 पास किए गए हैं, उसके जो कारण हैं 2 हैं। एक तो मोदी जी के ऊपर प्रेशर ये था कि पैंडेमिक एक ऐसा समय है आपके पास कि आप जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि आपके समय है, पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। तो आप एक ये एग्रीकल्चर के बारे में पिछले कई सालों से अर्थशास्त्री ये प्रेशर डालते चले जा रहे थे कि आप एग्रीकल्चर को भी मार्केट से जोड़िए, इनको भी इस मार्केट से जोड़ने से किसान को फायदा होगा, वो अपने फसल को कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी मार्केट में बेच सकता है, किसी भी भाव पर बेच सकता है। तो एग्रीकल्चर को फ्री करना एक मार्केट सिस्टम से, बिचौलियों से, इसका उद्देश्य बिल का ये था। परंतु भारत के अंदर जहां 60% हमारी जनसंख्या अभी कृषि के ऊपर निर्भर करती है, उनके रोजगार का जो साधन है उसको आप बदलना चाहते हैं सिस्टम को, तो उससे परेशानी तो होती है। तो यार लार्जर कंसल्टेशन होने चाहिए, वो नहीं किए। राज्यसभा के अंदर सदी में पास हुआ, वोटिंग हुई नहीं हुई इसके ऊपर भी अभी चर्चा होती रहती है। तो जब बिल अगर नहीं पास होते तो मेरे को लगता नहीं कि देश के अंदर आर्थिक गति कुछ रुक जाती। वो तो रुकी हुई थी, पहले से भी रुकी हुई थी। -7% पे आप बजट के अनुसार देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 7% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये गवर्नमेंट का आज का भाषण है। तो इतनी जल्दी नहीं थी कि पेंडेमिक में ऐसे बिल को पास करना जिसमें किसान देश भर के प्रभावित हैं। हालांकि सरकार और उनके पक्ष का मानना ये है कि कुछ ही लोग पंजाब और हरियाणा के वो प्रभावित हैं। तो फ्लोर मैनेज की बात इतनी नहीं थी, इतनी एटीट्यूड की थी। हमारे को विश्व के अंदर दिखाना है कि भारत एकदम रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है, अपनी एग्रीकल्चर जो पिछड़ा हुआ था उसको सुधारने की कोशिश कर रहा था। और मोदी जी का ये वायदा था कि हम किसान की इनकम डबल कर देंगे 2024 तक। उसके पीछे उनको लगता था कि बिल्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। परंतु पॉलिटिकल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक एस्पिरेशन दोनों में फर्क है। कई बार आपके आर्थिक जो टारगेट्स हैं वो अगर पॉलिटिकल मैनेजमेंट ठीक नहीं हो तो अचीव नहीं होते। तो मेरे को लगता है डेमोक्रेसी के अंदर कई बार आर्थिक मैनेजमेंट रोकनी पड़ती है, आर्थिक टारगेट रोकने पड़ते हैं ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आपने सेक्रीफाइस कर दिया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, जिसका कोई पता नहीं होगी या नहीं होगी। ये एक टेक्निकल मिस्टेक जरूर हुई है। अगला सवाल हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट को लेकर ही है सर। अभी आर्थिक सर्वेक्षण आज सामने आ गया है, हमने अब तक के उसकी डिटेल सामने आ ही रही है, लेकिन हम ये 2 चीज़ें तो अच्छे से जानते हैं कि 2 क्वार्टर आपके नेगेटिव चले गए, तो सरकार के पास बजट की काफ़ी दिक्कत है।
हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो बजट सरकार पेश करेगी इसमें वो किस तरह की मतलब पॉलिटिकल विल दिखाने के मूड में है। एक टाइट बजट में अपनी प्राथमिकताओं को वो कहाँ फोकस करेंगे, क्योंकि वही चीज़ें फिर बाद में जा करके जो पार्टी सरकार चला रही है उसके लिए फायदा या नुकसान में मैनिफेस्ट होती है। तो कहाँ खर्च करना चाहेगी भारत सरकार पैसा इस बजट में? देखो, आपने प्रधानमंत्री का थोड़ा सा जो उन्होंने भाषण दिया था पहले, तो उसके अंदर कहा था कि पिछले एक साल के अंदर जिनको लोग कहते हैं 4-5 हमने मिनी बजट पेश किए हैं, वो रेफरेंस दे रहे थे कि उन्होंने जो स्टिमुलस अनाउंस किए थे, कभी 15 लाख का, कभी 3 लाख का, सब मिलाकर के लगभग 30 लाख के करीब स्टिमुलस अनाउंस हो चुके थे। तो बजट के माध्यम से उन लोगों ने कुछ ना कुछ बिना बजट के अनाउंस कर दिया है। तो वो कह रहे थे ये भी एक उस मिनी बजट का कॉन्टिन्यूएशन होगा, यानी कि सरकार कितना खर्च करेगी। कि उस निर्मला सीतारमण जी ने पहले कहा था कि एक बढ़िया बजट होगा, ड्रीम बजट से भी ज़्यादा बजट होगा। तो उस बजट के अंदर ये है कि जब तक इस देश के अंदर डिमांड क्रिएशन नहीं करेंगे, अब आपका फोर्थ क्वार्टर जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि 1% नेगेटिव ग्रोथ होगी, ऐसा उनका बजट के अंदर आज के इकोनॉमिक सर्वे में कहना भी है, और अगले साल पॉजिटिव ग्रोथ भी ऐसा उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो जब तक आप डिमांड पिकअप नहीं करेंगे तब तक भारत के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। बजट जो है ये खर्चे का लेखा जोखा है। मैं बजट जो है कि एक सरकार, केंद्रीय सरकार का है, कितने लाख हमने कमाए, इतने लाख हमने खर्च किए, उस किसी के ऊपर कितने खर्च होंगे, वहाँ कितने खर्च होंगे, टैक्स कितने होंगे, इसका आम जनता के ऊपर असर कम दिखाई नहीं चाहिए। केवल टीवी स्टूडियो में और स्टॉक मार्केट के लिए ज़्यादा बजट होता है, आम आदमी के लिए होता। फिर भी आप मान लें कि ज़्यादा पैसा करेंगे, आप डिमांड नहीं क्रिएट करोगे, आप इनकम टैक्स में कम नहीं करोगे, आप जब किसानों को लोन आपने दिया 6,000 रुपये दे दिया आपने साल का, उससे उसका फायदा होने वाला नहीं है। किसान को अपनी जमीन से पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। अगर जब तक वहाँ सब्सिडी आप कह रहे हैं कि हम काट देंगे, मनरेगा हम कम करते ले जाएंगे, तो किसान की इनकम कैसे बढ़ाएंगे? इस बजट के अंदर अगर आप किसान की इनकम बढ़ाने के लिए, यानी कि रूरल एरिया के अंदर डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, अगर वो लोग ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे, लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, गांव के अंदर लोग अपने रेस्टोरेंट के अंदर खर्चे करने नहीं जाएंगे या ट्रैवल नहीं करेंगे, तो गांव के अंदर जहां 60% लोग रहते हैं उनके पास केवल देश की 15% इनकम है इस वक्त। अगर उसकी 15 की आप 30% कर देंगे तो देश की तरक्की बहुत ज्यादा हो जाएगी। कि 60% लोग अगर ज्यादा खर्चा करते हैं डबल अप इन इनकम का, तो उससे आपकी हर क्षेत्र की डिमांड बढ़ेगी, हाउसिंग भी बढ़ेगी, सर्विसेज की भी बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि किसान की इनकम को कैसे बढ़ाना है, रूरल डिमांड को कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर बजट का खर्चा बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है कि सरकार ये करने जा रही है। तो पर आपने कहा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए हम काम करेंगे, इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव देके क्या करेंगे? गाड़ियां बिक नहीं रही हैं आपकी, लोग कहते हैं बिक रही हैं। घर आपके लगभग एनसीआर रीजन के अंदर लगभग 70 लाख घर पड़े हुए जो बने हुए बिक नहीं रहे हैं, तो कौन खरीदेगा इनको? तो रूरल इनकम या मिडिल छोटे शहरों की इनकम को आप नहीं बढ़ाएंगे, तब से जितनी भी आप इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे किसी तरह की भी, जहाज की सीटें खाली रहेंगी आपकी, रेस्टोरेंट आपके खाली रहेंगे, होटल की ऑक्यूपेंसी आज की डेट के अंदर भी 20% है, तो कहाँ से होगी? तो मेरे को लगता है कि ये बजट डिमांड कैसे क्रिएट हो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट रूरल सेक्टर में कितनी होगी, वहां पर सिंचाई के ऊपर, सिंचाई के ऊपर पिछले 30 साल के अंदर कोई खर्चा ही नहीं हुआ। अब सिंचाई करेंगे, वहाँ पर लेबर काम करेगी, कुछ और चीज़ें आएंगी, मिट्टी आएगी, रेत आएगी, और चीज़ें आएंगी, सिंचाई करने की नहरें बनानी पड़ेंगी। इस भारत वर्ष के अंदर सिंचाई के लिए बजट पिछले साल लगभग 100 करोड़ रखा गया था एडिशनल। तो जब तक इस तरह की चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं क्रिएट करेंगे रूरल इंडिया के अंदर, तो आपकी डिमांड नहीं बढ़ सकती। मेरे को लगता है जैसे जसवंत सिंह जी ने एक बजट दिया था, उनका उस बजट का उन्होंने नारा एक बार दिया था, पढ़ते पढ़ते ये था किसान जवान बजट। तो मेरे को लगता है समय आ गया है कि अब निर्मला सीतारमण जी को किसान जवान बजट पेश करना चाहिए। Mr. Prabhu Chawla, do you miss teaching economics the way you used to teach back in 70s? Because I was hearing you and I was like कि मैं economics की एक क्लास में बैठा हूँ। नहीं, जितना पढ़ा है वो इकोनॉमिक्स आज जो पढ़ाई नहीं जाती ना, वो इकोनॉमिक्स उल्टी कर दिया। अमेरिका जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ के आते हैं, तब भी आते थे, वो रियल इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, परंतु अब इकोनॉमिक्स उल्टी है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, आपने पढ़ा हुआ, छोटी सी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। बीए की जब क्लास लेने जाते हैं तो हमारे को कहा जाता है कि आर्थिक विकास की 3 स्थितियां होती हैं। इसमें पढ़ाने वाले मनमोहन सिंह भी थे, बहुत लोग थे। 3 स्टेजेस होती हैं आर्थिक विकास की। कोई एग्रीकल्चर होती है, जो सबसे पिछड़ा हुआ होता है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते हैं। उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे जाते हैं, उसके बाद वो टर्शरी यानी कि सर्विसेज स्टेज पे जाते हैं। जब अति विकसित देश होगा
तो वहाँ सर्विसेज ज्यादा से डेवलप होंगी। ये हमारे को पढ़ाया गया था। हम देख रहे हैं कि अब भारत जो पिछड़ा देश नहीं है, विकासशील है, उसमें सर्विसेज के माध्यम से लगभग 60% इनकम आ रही है, जो 20% लोग कमा रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स हमारे को नहीं पढ़ाई गई थी। तो ये इकोनॉमिक्स उल्टी हो गई है कि आप पैसा बड़े लोगों को दीजिए, उनके विकास से हो जा। भी एक डेटा आया जिसके अंदर देखता है कि जिसके अंदर 1% लोगों को पिछली बार 63% जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 1% लोगों के पास चली गई। चलिए, आप इकोनॉमिक्स के सबक के उल्टे होने की बात कर रहे हैं, मैं एक प्रेसिडेंस के उल्टे होने पर आना चाहता हूं। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया, ये कितना कॉमन है? आपने इतने दशकों में देखा है संसद का पूरा जो कार्यविधि चलती रही है, हाउ कॉमन और अनकॉमन दिस इज कि अपोजिशन बजट पे राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करे, और क्या इससे संकेत मिलते हैं कि पूरा बजट सत्र कैसा रहने वाला है विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से? वो किन किन मुद्दों को लेकर एग्रेसिव हो सकते हैं और सरकार कहां कहां उन्हें बहस और बातचीत की लॉन्ग रोप दे सकती है सदन के अंदर? सर, मैं बताऊं कि ये जो बाइकआउट प्रेसिडेंट का होता रहता है, इतना कॉमन नहीं है, पर मैं कहूंगा कि रेयर होता है। इस मोदी जी की सरकार में 2 बार किए हैं लोग, ये दूसरी बार कर रहे हैं, आज करने जा रहे हैं। एक बार पहले भी किया था उन्होंने, उससे पहले जब बीजेपी थी उनकी, तो उस वक्त उन्होंने भी एक बार बाइकआउट किया था। तो ये होता है कि जब इश्यू बहुत बड़े हो जाते हैं, बाइकआउट जो है एक मोर आप कह सकते हैं कि ये ऑप्टिक्स है कि बाइकआउट से एक बड़ी हेडलाइन बनाने की आजकल मैंने चल रहा है कि हेडलाइन कैसे बननी चाहिए। तो 15 पार्टियां जो इकट्ठी होकर के जिन्होंने आज फैसला किया कि हम बाइकआउट करेंगे, ये था कि राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उसके प्रति हम अनादर नहीं है, पर जो कह रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति बोलते हैं वो सिर्फ कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जाता है, वो वहां लिख करके आता है, वो पढ़ देते हैं। तो इसलिए उसका बाइकआउट करना, यानी कि सरकार के द्वारा जो भाषण दिया गया है उसको बाइकआउट कर रहे हैं। उनका विरोध था कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसानों की बात नहीं की गई और बाकी चीजें इशू जो उठी है मार्केट, तो एक विरोध दिखा रहे थे कि वैसे अखबार में छपेगा नहीं, का बाइकआउट किया, ये तो कम से कम छपेगा ना। हम सब लोगों ने मिलकर के बात किया। तो अब यह है कि एक एजेंडा सेट हो गया, टोन हमारे जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट की टोन सेट हो गई कि आगे क्या होने वाला है। समस्या ये है कि ऑपोजिशन जो चाहती है विजिबिलिटी, वो उनको शायद उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन को बांट दिया गया है। सुबह होती है लोकसभा या शाम को होती है राज्यसभा, थोड़ा सा टाइम कम है, पार्टिसिपेशन कम है, पत्रकारों को अलाउ नहीं है, उनकी लॉटरी निकाल के रखा गया है। उसके बावजूद उनको कहा गया कि आप एक दिन का एक आदमी बैठेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी आएगा, तो लिखने की भी कमी होगी। पर इसका इम्पैक्ट जो विजिबल होता है, कई बार होता है पार्लियामेंट के अंदर हल्ला मचा करके विजिबिलिटी होती है और इम्पैक्ट होता है, इस पार्लियामेंट में नहीं होने वाला। इश्यू किसान का रहने वाला है यहाँ पर, कि इशू दोबारा से पाकिस्तान का भी उठा सकता है, चाइना के भी उठाएंगे वो लोग कि चाइना में आपके अलग अलग स्टेटमेंट रही है, क्या किया, और बाकी टेलीविजन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बातें वहां पर उठेंगी। तो मेरे को लगता है इस बार ऑपोजिशन का एजेंडा ये है कि इलेक्शन अगले साल होने वाले हैं 5 असेंबली के अंदर। आपको देखा वेस्ट बंगाल सबसे पहले होने वाला है, उसके बाद आप जाएंगे बाकी जगह, केरला में जाएंगे, तमिलनाडु, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, जी हाँ पुदुचेरी 5 स्टेट हो गए ना, उसके अंदर इलेक्शन होने वाला है। तो 5 स्टेट के अंदर अगर मान करके चलें, उत्तराखंड में भी होगा ना, उसके बाद तो फिर यूपी। उत्तराखंड सर अगले साल है, उसके अगले साल 2022 में उत्तराखंड, पंजाब और यूपी पहले, और फिर हिमाचल और गुजरात, वो सारे। तो ये सारा जो सेशन आज हो रहा है, क्योंकि जिस तरह चल रहा है सेशन बड़ा लिमिटेड सेशन है, इसलिए सेशन के अंदर बातें करेंगे, ये सारी इलेक्शन ओरिएंटेड हैं। वो कहेंगे हम किसान विरोधी हैं और हम किसान के समर्थक हैं, आप किसान के विरोधी हैं, आप सत्ताधार बैठे हैं, आप टोटल डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, आप लोगों की पिटाई कर रहे हैं। तो ये एक वर्ष से ये होगा कि डेमोक्रेसी खतरे में, ऑपोजिशन का चार्ज होगा, वो कहेंगे कि आप हमारे को विकास करने नहीं जाते, आप एंटी नेशनल हैं। तो एजेंडा सेट हो गया है लगभग। ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, ये केवल असेंबली इलेक्शन को दिमाग में रख करके बहस होगी, इसमें कोई सब्सटेंटिव इश्यू होंगे नहीं होंगे। पार्लियामेंट का सेशन होना जरूरी है क्योंकि आपको बजट पास करना है। अगर पार्लियामेंट के अंदर बजट नहीं पास करना होता, शायद बजट सेशन नहीं होता। हालांकि एक बार अध्यक्षों ने डिसाइड किया था कि 100 दिन के बजट सेशन होगा पार्लियामेंट का साल में, 100 दिन। ये आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले एक कमेटी बनी थी, शिवराज पाटिल ने डिसाइड किया था 100 दिन होगा, 50 दिन भी नहीं हो रहा। कि पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर लगता है जो चुन के आते हैं उनका भी इंटरेस्ट नहीं है वहां, कहाँ तो गाँव से छोड़ के शहर से दिल्ली में बैठे रहेंगे। तो इसलिए असेंबली देखते होंगे आप, साल भर में 20 दिन होती है, पार्लियामेंट शायद 50-60 दिन होगी साल के अंदर। तो मेरे को लगता है कि पार्लियामेंट इसलिए जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट एक नाम की संस्था है, उसके अंदर कुछ चीजें पास करानी पड़ती हैं। अगर वो नहीं हो तो आजकल सब
चीफ मिनिस्टर और सब लोग चाहते हैं जितना से जितना कम हम लोग अकाउंटेबल हों हाउस को उतना ही अच्छा होगा। ये एक खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। सर अभी आप कह रहे थे कि ये जो बजट पेश करेगी सरकार उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कहाँ कहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो वो उसकी पॉलिटिकल प्रूडेंस हो गई। मैं इसकी इकोनॉमिक प्रूडेंस को समझना चाह रहा हूँ। आप जो उन छोटे छोटे बजट्स की बात पीएम करते हैं उनको लेकर भी एक टिप्पणी ये रही कि आप लगातार लोन्स अनाउंस कर रहे हो, आप इकोनॉमी में सीधा पैसा पंप करने से मतलब परहेज कर जा रहे हो। बहुत बड़े स्केल पे किसानों को पैसा मिला है, आपने फ्री मतलब खाना भी बंटवाया है, लेकिन आपने जो बिग बैंग जैसे बेलआउट्स होते हैं वेस्ट में उस तरह के आप कर नहीं पाए। अब आप रिबेट कम करने की स्थिति में नहीं हो, डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स आप हिट नहीं कर पा रहे हो, तो पैसा नहीं है। तो हमें समझना चाह रहे हैं कि इन स्टेट्स को, जैसे अब बंगाल है, तमिलनाडु, दो बहुत बड़े राज्यों में और जो बहुत पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट राज्य हैं, असम में भी होगा, क्या ये स्टेट्स कोई उम्मीद रख सकते हैं कि उनको ऐसे कोई मतलब जो गुडी बैग आता है इलेक्शन वाले साल में वैसा कुछ मिल जाएगा? और क्या इससे मतलब जो सत्ताधारी दल है उससे कोई फायदा हो पाएगा? नहीं, आप जो बात करें वो जो बड़े इकोनॉमिस्ट करते हैं ना कि इंसेंटिव टू द रिच पीपल, कि आप स्टिमुलस दे दीजिए। मैंने अभी स्टेटमेंट भी देखा था किसी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का था या कोई इकोनॉमिस्ट का था कि इंडिया की पॉलिसी ये था कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिए जाए रादर दर स्टिमुलस के रूप में दिए जाए। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी बाकी देशों के मुकाबले में कम कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ये उनका मानना है। तो इसलिए एक मेरा शुरू से है कि जब तक आप डिमांड क्रिएट करेंगे, आप सप्लाई किस लिए क्रिएट करें? आप इंडस्ट्रीज को देंगे पैसा, उनका माल तो पहले नहीं बिक रहा। अगर आप उनको इंसेंटिव देना चाहेंगे तो इंसेंटिव दीजिए ताकि जो बेचना चाहते हैं वो चीजें सस्ती, जैसे एक्साइज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल, किसान के बारे में सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल उसको 100 रुपए के हिसाब के मिल रहा है, उसको बिजली महंगी मिल रही है, तो किसान के इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर आप उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ा देंगे तो अपने आप पैसा खर्च ज्यादा करेगा हर एक चीजों के ऊपर। आप बैंक बचाने के लिए बैंक आपने मर्ज कर दिए, बैंकों के लॉसेज आपने कवर कर लिए, लगभग उनका कैपिटलाइजेशन करना चाहते हैं, तो बैंकों के माध्यम से आप एनसीएलटी खोल दिए जहाँ कर अपनी कंपनियां बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। कौन सी कंपनी है जिसने प्रॉफिट कम बनाया है? कम बनाया है, परंतु लॉसेज के अंदर कंपनी मेरे को लगता नहीं थी पैंडेमिक उतनी नहीं है जितना अपेक्षा कर रहे थे। स्टॉक मार्केट देख लीजिए, 50,000 पे जाके रुक गई, जबकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ -7% है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कहाँ से आया? जो स्टिमुलस के रूप में पैसा दिया गया, पाकिस्तान अमेरिका के अंदर इतना पैसा दिया गया, वहां की मार्केट भी बढ़ गई। तो जो पैसा दिया गया लोगों को, उन्होंने कंजम्पशन के ऊपर खर्च नहीं किया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया। सेविंग्स आप देखते हैं बैंक की इतनी बढ़ गई है सब जगह, तो प्रोडक्टिव पैसा जो है डिमांड में जाना चाहिए था वो जाके सेविंग में चला गया, जो स्टॉक मार्केट में चला गया। स्टॉक मार्केट के अंदर देश का भला क्या हुआ उसके अंदर कि एसेट क्रिएट नहीं हुई, डिमांड क्रिएट नहीं हुई, आपकी मार्केट 50,000 बढ़ गई। एफडीआई जो बाहर से आया लगभग 90% वो स्टॉक मार्केट के अंदर चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट की फिगर है ये। तो आप जो कह रहे हैं कि स्टिमुलस देना चाहिए इंडस्ट्रीज को, मेरे को लगता है कि सरकार, मोदी सरकार कम से कम उस तरफ बढ़ने की दिशा में दिखाई नहीं देती। वो ऐसी चीजें करेंगी जो पॉपुलिस्ट हो, जो डिमांड क्रिएट करेगी। अगर डिमांड नहीं क्रिएट करोगे इस देश की, ये बजट जो होगा, मैं पहले से कह रहा हूँ, ये बजट मेरे हिसाब से अगर उनको रिवाइव करनी है इकोनॉमी, जब तक आप डिमांड को रिवाइव नहीं करेंगे, रूरल डिमांड को डिवाइड नहीं करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक यहाँ पर 7% 8% जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला है, वो नहीं होने वाला। कि -7% से +7% यानी कि 14% की रिकवरी जीडीपी करना चाहते हैं, तो तभी होगी जब मैसिव इन्वेस्टमेंट होगी, मैसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। कि गवर्नमेंट जब तक खर्चा नहीं करेगी, लोगों की जेब में पैसा नहीं जाएगा। अगर पैसा नहीं जाएगा, देश को जरूरत है इस वक्त विटामिन एम की। विटामिन एम मीन्स मनी की। मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल इज द ओनली मैटर। और मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट जो है वैक्सीन के साथ विटामिन एम भी देने वाली है। प्रभु, आप जो बता रहे हैं वो सारी थ्योरियां सुनने में बहुत दुरुस्त लग रही हैं। मेरा अगला सवाल अब पॉलिसी से पर्सन की तरफ है। क्या वजह है कि वो सारे थ्योरिस्ट जो अलग अलग कैपेसिटी में इकॉनमी के फ्रंट पर इस सरकार के साथ जुड़े, चाहे वो रघुराम राजन हो जो यूपीए से कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद चाहे वो विरल आचार्य हो या जो दूसरे आरबीआई के गवर्नर थे, उर्जित पटेल, वो छोड़ के गए, जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, अरविंद वगैरह, सब लोग छोड़ के गए हैं। इस सरकार की अपने आर्थिक सलाहकारों के साथ बनती क्यों नहीं है? पेच कहां पर फंसता है? नहीं, बनती नहीं होने पड़ेगी। का देखिए, अभी भी बहुत तारीफ करते हैं वो, तो जब भी बुला लीजिए वैसे पुल बांधते हैं। पहले जहाँ थे इतना नहीं बांधते थे, वो तो ज्यादा समर्थक हैं।
अभी आप देख लीजिए, उनका भाषण अभी दिया था 4 दिन पहले कि सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है, इतनी ग्रोथ होगी, ये सब कोचा मेरे यहाँ इंटरव्यू किया इंडियन एक्सप्रेस। रघुराम राजन और उर्जित पटेल की टिप्पणियों के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी आप देखेंगे कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यम परसों टीवी पे भाषण कर रहे थे कि इंडिया ने जो भी किया है पेंडेमिक में इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी प्रेजेंट की है, उसके बाद क्रिटिसिज्म भी किया उन्होंने। तो सवाल ये लोग तो डिसिडेंट इकोनॉमिस्ट होते हैं ना। मिस्टर चावला, ये रघुराम राजन और उर्जित पटेल की टिप्पणियों के बारे में क्या कहेंगे आप? लगातार खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां वो कर रहे हैं, सरकार के कदम और क्या सही होना चाहिए था? अब उसके अंदर बैंकिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो लगता है कि बैंकिंग का रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, कौन कंट्रोल करेगा। गवर्नमेंट, उर्जित पटेल और सरकार का इस बात पे झगड़ा हुआ कि कौन कंट्रोल करेगा। ये चाहते थे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किथे पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पिछले 70 सालों से रिजर्व बैंक के ऊपर पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर करती थी, पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में कम करती थी हर चीज पर। इन्होंने एक कमेटी बनाने की कोशिश की जो अभी बन भी गई है, परंतु गवर्नमेंट का रोल उसके अंदर कम है। तो आरबीआई स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि उसका सरप्लस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कि गवर्नमेंट के पास पैसा कम है तो जो भी सरप्लस डिविडेंड है या आरबीआई के पास सरप्लस पड़ा है कैश फ्लो, उसको वापस गवर्नमेंट के दो ताकि इनके बजट में डेफिसिट दिखाई ना दे। ये बड़े इकोनॉमिक जार्गन्स हैं कि आरबीआई का पैसा उठा करके आप गवर्नमेंट के बजट में डाल दें तो उनका डेफिसिट 3% से कम हो जाएगा। ये अपने आप में एक इकोनॉमिक थ्योरी डिस्कस करेंगे, आपकी भाषा में आपके लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ डेफिसिट, परंतु आप जो कह रहे हैं कि जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि आज का अर्थशास्त्री जो ग्रुप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उसका लेवल उतना ऊंचा नहीं है जितना होना चाहिए था। पहले अच्छे किस्म के लोग अर्थशास्त्री होते थे। हालांकि मेरा ये मानना है कि जितने भी अर्थशास्त्री आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमेशा अमेरिका से क्यों आता है पगला रखा? इंडिया में पढ़े लिखे लोग कम है क्या? ये जो है ना रिवॉल्विंग पॉलिसी, आप उठा करके देखेंगे, आप स्टडी करेंगे वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से या आपको हार्वर्ड से, वो आएंगे 2 साल यहाँ नौकरी करेंगे फिर वहां पर चले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी। एक डोर से घुसे दूसरे डोर से बाहर निकल गए। तो ये हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, इनका इंटरेस्ट यहाँ कम रहा है। मैं चार्ट लगा रहा हूँ, उनका इंटरेस्ट ये था कि हम इंडिया को ग्लोबलाइज कैसे करें, ना कि इंडिया को भारतीयकरण कैसे करें जी। तो हमारे अर्थशास्त्री जितने भी पिछले इकोनॉमिक 91 से आए हैं, उनका उद्देश्य यही रहा है कि भारत को ग्लोबलाइज कर दो। जो अमेरिका में अगर कोई बुखार होगा, यहाँ छींकें शुरू हो जाएंगी। तो ये हिसाब से शुरू हो जाता है कि उन्होंने कनेक्ट इस तरह से कर दिया। जो आप कह रहे हैं उनका ये कि उनकी पॉलिसी जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, दूसरी सरकार आकर उसको बदलने की कोशिश करती है। पर ले दे के मैं यही करूंगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी, चाहे जो अब बैठे हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो चले गए हैं, उनका सोचना एक ही है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंडिया के अंदर बढ़ती चली जा रही है लगातार। इसलिए गरीब हिंदुस्तान का अभी भी गरीब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ अगर हमारे यहाँ हुआ है, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम, रूरल इनकम देख लीजिए आधी है, रूरल पर कैपिटा इनकम बिल्कुल, अभी ऑक्सफोर्ड और तमाम रिपोर्ट्स में ये चीज सामने आई। सर, समय की कमी है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो कि बजट से और बजट सत्र से सीधे नहीं जुड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप पत्रकारों के बीच सबसे दुरुस्त व्यक्ति हैं ये सवाल पूछने के लिए, इन माय लिमिटेड कैपेसिटी। काफी समय से खबरें चल रही हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट के संभावित विस्तार की। प्रभु चावला के पास क्या जानकारी है जो वो ललन टॉप के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? सत्र के बीच में ऐसा होगा, सत्र के बाद होगा, आगामी चुनावों को देखते हुए होगा? कौन से नाम इन हो सकते हैं, कौन से आउट हो सकते हैं? सर भाई, ये बात मोदी जो है ना, जब विस्तार करते हैं, अपनी विस्तारवादी नीति है उनकी, कहाँ विस्तार करना उस हिसाब से करते हैं। उनका विस्तार अभी तो लगा है तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की तरफ राजनीतिक है, और संसद के दौरान बहुत रेयर हुआ है। इंदिरा गांधी ने एक बार किया था, एक बार उसका नरसिम्हा राव ने किया था, वो 1-2 जोड़ों को जोड़ दिया गया था। संसद के दौरान में ज्यादातर कैबिनेट रिशफल होता नहीं है। और जब आप देखिए ना कि जब इस सरकार के अंदर जो है, जब बिना कैबिनेट रिशफल के इतने साल खिलौते हुए अच्छा काम चल रहा है, क्या जरूरत है डिस्टर्ब करने की? अगर कई वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आ रहा है इसलिए कुछ ना कुछ करेंगे, यूपी का इलेक्शन अगले साल आ रहा है तब कुछ ना कुछ करेंगे, रिशफल होगा, परंतु अब तो बजट के बाद होगा, ऐसे मान करके चलना चाहिए हमारे को। और बजट के बाद क्यों होगा? बजट के बाद कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले होगा कि नहीं होगा, डिस्टर्ब करेंगे कि नहीं होंगे? ये तो मोदी जी जानते हैं कि मोदी जी को लगता है कि उनको जो करना है उसका इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल क्या है, उसकी चिंता वो नहीं करते। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर उनको कैबिनेट रिशफल करना है, ना तो वो जात में विश्वास करते हैं, ना पात में विश्वास करते हैं। वो अपनी क्या उनकी सोचना है कि इसका पॉलिटिकल और आर्थिक फायदा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कह रहा हूं, और इंटरनेशनल रेपुटेशन क्या बनेगी उसको सोच कर करते हैं।
सबसे ज्यादा IAS और IFS ऑफिसर इनकी गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर हो गए हैं। तो इसलिए अब कई IAS ऑफिसर को सजा दिला करके भेजा जा रहा है दूसरी स्टेट्स के अंदर कि आप जाकर के वहाँ राजनीति करिए। तो उनके सोचने का तरीका है कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो जरा अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, परंतु उसके अंदर अपने लोग मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर सारी की सारी बीजेपी आधी से ज्यादा TMC बन गई, आ गई है, उसके अंदर हो गया है। तो कांग्रेस के अंदर उत्तराखंड सब जगह देखेंगे कांग्रेस के लोग ज्यादा, जो छोड़ के आए वो बीजेपी के मिनिस्टर हैं। तो बीजेपी का चेहरा चलन चाल बदलता रहता है, मंत्री पद का कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, आखिरी मंत्री भी हैं, बाकी मंत्री उनको असिस्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको जरूरत नहीं है लगता है। चलिए प्रभु चावला जी, आप नेता नगरी में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। प्रभु चावला ने तो आखिरी में क्रिप्टिक सा जवाब दे दिया। उसको मतलब दो, खैर आप लोगों की बात में मैं कैसे कुछ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ। ये दो चीज तो आप पहली, हमारे बालों की सफेदी पर नहीं। तंज कसते हुए ये कहते हैं या नहीं, ये मतलब ये तंज वाली तो बात बिल्कुल ही नहीं थी। पहली चीज तो फिर कोई भी कुछ भी कह सकता है भाई साहब, इस न्यूज रूम के अंदर लोकतंत्र है। पहली बात हल्की है, भरपूर, ठीक है। वो कि विस्तारवाद, मोदी, ये दो चीज साथ में बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने मंचों पे जाके उन्होंने कहा है विस्तारवाद, विस्तारवादी। जब उनको हमारे नॉर्दर्न नेबर, वो भी नाम नहीं लेते, हम भी नहीं लेंगे, उसको कुछ कहना होता है तो वो नहीं लेते, उनका पॉलिटिकल स्टाइल है। अरे नहीं, उनके हिसाब से बता रहा हूं मैं तो। जब भी नरेंद्र मोदी चीन का जिक्र करते हैं तब विस्तारवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह बार बार कह चुके हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, तो उनके जो प्लान है तो वो तो विस्तारवाद पे एक हल्की चुटकी है। दूसरी चीज जो प्रभु कह रहे थे, वो अपने उसमें वो बहुत दुरुस्त बात कह रहे थे कि मोदी मतलब ऐसे मूर्ति भंजक हैं, है ना, पुराने चीजों, मतलब जो आपका पुराना आइडिया होगा वो रूल बुक को कहेंगे मैं ऐसे नहीं, ये ऐसा मोदी बुक, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसके ये मानने के बाद एक उसमें आपको राइटर रखना पड़ेगा कि इज अ वेरी स्मार्ट मैन, और वो एक बहुत स्मार्ट पार्टी के लीडर हैं जो कास्ट अरिथमेटिक में मानती है, बहुत ध्यान रखती है। आप CMs देखिए, एक एक चीज की मैसेजिंग का वो ख्याल रखते हैं, पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन। इनफैक्ट उन्होंने उसको एक किस्म की साइंस में तब्दील कर दिया। मैंने बिहार में, यूपी में देखा किस तरह छोटी छोटी जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं, टिकट वितरण हो रहा है। मतलब वो एक्सेल शीट वाला मामला है कि बिल्कुल पता करना है कि एकदम बारीक, मतलब जैसे पॉल साइंस में जिस तरह का डाटा जनरेट होता है और लोग मतलब पेपर्स लिखते हैं, बहुत लोग नहीं देखते हैं उसको, लेकिन वो उन सर्कल्स में देखे जाते हैं। मुझको लगता है वो बीजेपी तो बिल्कुल देखती होगी कि कहाँ से कौन सा पेपर आया और वहाँ परसेंटेज में क्या लिखा हुआ है। तो वो ठीक है, हो सकता है वो पुराने लॉजिक चेंज करने में विश्वास रखते हैं, पर वो जाति में मानते हैं, मतलब पॉलिटिकली, जो उसके पॉलिटिकल असर में, और वो उसको बिल्कुल ऑनर भी करते हैं। आप कैबिनेट उठा के देख लीजिए, स्टेट का या सेंटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, टेक्नोक्रेट्स लाते हैं, लेकिन लार्जर पिक्चर का ख्याल रखते हैं। अच्छा, जब ये बजट सत्र की बात हो रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया, इनफैक्ट मैं कहूँगा अभी अपने प्रोडक्शन के साथियों से, पिछले 20-30 साल के बजट पेश होने के बाद मैं विपक्षी दल के नेता का बयान सुनना चाहता हूं। अरे और पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि पिछले 30 बरस में उस बयान में कोई बदलाव नहीं आया होगा। ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट गरीब विरोधी है, ये बजट सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का ख्याल रखता है। ये 3 कॉमन लाइन होंगी सब में। ये तो किसी की भी सरकार है, जो विपक्ष में होता है वो ये राग लाता है। ये मतलब ये उनका वो ऐसा है कि यहाँ हाथ मत रख यार, वैसा होता है विपक्ष का कि हमसे बजट पे कुछ काम का मत बुलवाइए। लेकिन उसकी एक मुझको फंक्शनल वजह ये लगती है कि जैसे हम एक ऑलमोस्ट ब्रिटिश सिस्टम, हमारी ब्यूरोक्रेसी और मतलब जो विधायिका बेसिक हमारी वैसी ही है ना, न्यायपालिका उनसे अलग जाती है, बाकी 2 अंग तो हमारे वैसे ही हैं। हमको ये जो शैडो कैबिनेट वाली चीज उनसे सीखनी चाहिए, है ना। वहां पे वो लोग क्या करते हैं, अब जैसे खैर सुब्रमण्यम पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, इसलिए भी कर दीजिए, मैं ये बता दूं कैमरे पे, हमारी टीम के स्पोर्ट्स के साथी थे, ऑस्ट्रेलिया के शैडो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मतलब विपक्ष का नेता था जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के कामकाज पर निगरानी रखता था, जो शैडो कैबिनेट, उसने कुछ बयान दिया। पीपल कुडंट अंडरस्टैंड, शैडो वर्ड हट गया और सीधे ऑस्ट्रेलिया के खेल मंत्री ने ऐसा कहा, ये तो वो रायता फैल गया था। सो प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट शैडो कैबिनेट क्या होता है। ये ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, तो वो परंपराओं में मानते हैं, और वो टाइम टेस्टेड सिस्टम है, उसको ऑनर किया जाता है। कोई उसको
नॉर्मली उसको नहीं मतलब ओवरलुक करता। एक परंपरा वहां पे यह है कि जैसे किसी एक पार्टी ने सरकार बना लिया, एक कोalition, मान के चलिए लेबर की सरकार है, तो अब कंजर्वेटिव्स क्या करेंगे? क्या वो पूरे टाइम वहां से चिल्लाते रहेंगे? नहीं, कंजर्वेटिव्स भी ये करेंगे कि वो अपने जो बड़े की पोर्टफोलियोज होते हैं ना, जैसे सीसीएस को वो मतलब एक जैसे 4 आपकी मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिफेंस, आपका फाइनेंस, उसके बाद आपकी होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स। तो एक्सटर्नल अफेयर तो छोड़ दो क्योंकि वो आपका उसी का प्रोरोगेटिव है जो सरकार चला रहा है, पर बाकी 3 पे तो आप सरकार की एक स्वस्थ आलोचना दे सकते हो। उसके लिए सिर्फ बयान लिखवा के ट्वीट नहीं करना है, उसके लिए जो व्यक्ति, अगर हम जीत जाते तो फाइनेंस मिनिस्टर भी बन जाता, ऐसे व्यक्ति को वो लोग पार्लियामेंट में रखते हैं उनकी। तो वो तब होगा क्या कि जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहा है तो सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी है, और सिर्फ एक्सपर्ट नहीं है, वो नेता भी है। एक्सपर्ट है, नेता है, तो वो आपकी पॉलिसी की कंटिन्यूटी, डेटा, आप कहाँ कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं, सबका वो बहुत ही तथ्यात्मक काट पेश कर सकते हैं। तो यू कांट थ्रो जार्गन एट हिम, क्योंकि उसको पता है, उसने किया हुआ है। तो ये शैडो, अब हमारे देश में क्या होता है, जैसे ऐसा बिल्कुल नहीं कि कांग्रेस के पास एक्सपर्ट्स नहीं है। पी चिदम्बरम एक अच्छे होम मिनिस्टर भी थे, और पी चिदम्बरम को एक मतलब डिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर भी माना जाता है, कम से कम बाय ट्रेनिंग, जानकार तो हैं। हाँ, ज़हीन आदमी है। तो वो इन दोनों चीजों पर मुझे ऐसा लगता है, अब जैसे पिछले नेता नगरी में किसी ने वो मार करके चलाया कि इसने कहा कि ये मतलब प्रो कांग्रेस नहीं है निखिल, उन्होंने वो काटा है, जिसमें मैंने कहा कि मास सर्विलेंस पी चिदम्बरम की वो फैक्ट है, क्योंकि हाँ, है ना। तो अब जैसे अगर नहीं, वो तो लेट मी टेल यू दिस, आई एम वेरी हैप्पी कि शुरू में, और चूंकि सब दर्शकों की अदालत में बात है तो दर्शकों के सामने करनी चाहिए, शुरू में मुझे था कि एक नया एंकर आ रहा है, हाउ पीपल विल रिसीव इट। मुझे भी खूब डांट पड़ती है कि तुम निखिल को बोलने नहीं देते हो, तो मुझे इस बार तुम्हें बहुत बोलने देना, मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा, आई एम सॉरी निखिल, दैट वाजंट द आइडिया। लेकिन अब तुम्हारी क्लिपें खूब चलने लगी, मुझे कई लोग टैग कर रहे थे, वो जो तुम्हारे लेफ्ट में लेफ्टिस्ट बैठता है उससे पूछो इस पे क्या मसला है। तो एक अच्छी शैडो कैबिनेट होती हमारे पास सौरभ, अगर, और ये बिल्कुल सीखना चाहिए विपक्ष को कि आपके पास अच्छे लोग हैं जिनके पास अभी बहुत काम नहीं है, तो उनको बिठाओ और वो बढ़िया स्टेटमेंट, जैसे मनमोहन सिंह ने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट किया था, और वजन भी होता है अगर वो कुछ एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आके बोल रहा है। जैसे मैं देखता था यूपीए सरकार में जब यशवंत सिन्हा आके बोलते थे फाइनेंस के मुद्दों पर या जसवंत सिंह बोलते थे, तो आप सुनते थे कि भाई ये आदमी रहा है वहां। तो अभी ये 19 के इलेक्शन के पहले की बात है सौरभ। अब 10 साल के पीएम है मनमोहन सिंह, गवर्नर रहे हुए हैं, और आपके इकोनॉमिस्ट तो वो हैं ही माने हुए, और उन्होंने एक स्टेटमेंट किया, वो कांग्रेस ही उसको मतलब खेलने से रह गई उस पे। वो बाकी वेबसाइट्स हम लगा रहे हैं या कोई लगा रहा है, तमाम वो वेबसाइट्स पे जाकर के वायरल हो रहा है। तो वो एक चीज इनको पिक करनी चाहिए कि आपके पास जो अच्छे लोग हैं उनको इनसे ना हो पाएगा। हाँ वो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब। यस, तो पर वो इतनी बार बात हो चुकी है ना, इसलिए कह रहा हूँ इनसे नहीं हो पाएगा, ऐसा लोगों को लगता है।